नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिक्के ऑल में। मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 4 के साथ। और इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कई तरह की शक्तियाँ होती है, जैसे कि न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, अपॉइंट से संबंधित शक्ति, आपातकालीन शक्ति। तो आज हम लोग यही आपातकालीन शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या है। इसके अंतर्गत ढेर सारे अनुच्छेद पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। जब देश में किसी भी तरह का आपातकाल लागू होगा तो राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई है और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो पहला सवाल तो यही बनेगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके आपातकालीन शक्तियाँ भारतीय संविधान में कहाँ हैं। तो आपको याद रखना है, ये भाग 18 में है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ कौन सा भाग देता है, तो ये देता है भाग 18। अब भाग 18 में वर्णन किसका है, तो भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन है। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि आपात उपबंध का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, आप बताएंगे भाग 18 में है ना। और ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है यह अनुच्छेद 352 से शुरू होकर 360 पर समाप्त होता है। तो दो क्वेश्चन यही हो गया कि आपात उपबंध किस भाग में है, तो भाग नंबर 18 में है। और यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 352 से 360 तक है। अब इसके स्रोत की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में ये जो आपातकाल है ये आया कहाँ से। तो आपको याद रखना है, यह जर्मनी के वीमर संविधान तथा 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। आप सुने होंगे कि जर्मनी ने विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो जर्मनी में कई तरह के संविधान बने। इसी में से एक टाइप का जो संविधान है उसको वीमर संविधान बोला जाता है। कभी कभी इसको वाइमर भी लिख देता है। तो आपको याद रखना है, जर्मनी के वाइमर संविधान से ये जो आपात उपबंध है इसको लिया गया है। ठीक है। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम आप लोग पढ़े होंगे, यह भी इसमें सोर्स के रूप में काम करता है। जब हमारा देश गुलाम था तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें भी आपात उपबंध की चर्चा की गई थी। जर्मनी के वीमर संविधान से सिर्फ इन बातों को लिया गया है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो उसके प्रभाव क्या होंगे, राष्ट्रपति किस तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। बाकी के बहुत सारा बात 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी लिया गया है। आप सभी जानते होंगे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा स्रोत है, जहाँ से बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है। तो आपने अभी तक इंट्रोडक्शन में जाना कि स्रोत क्या है और भारतीय संविधान में इसकी स्थिति क्या है, ये है कहाँ। तो आपको मैंने बताया कि भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक, और स्रोत मैंने बता दिया किस देश का वाइमर संविधान, जर्मनी का। और कौन सा अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला पॉइंट है कि आपातकाल की घोषणा का उद्देश्य। क्यों आपातकाल आखिर लाया जाएगा, तो क्यों लाया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा। यहाँ पर 5-6 बातें हैं जो आपको याद रखना है। एकता आप सभी समझते हैं कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए और देश हमारा सुरक्षित रहे, इन सब बातों के लिए आपातकाल लगाया जाता है। इसमें एक शब्द है संप्रभुता, इसमें हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। तो संप्रभुता का मतलब होता है, ये लैटिन शब्द से बना है संप्रभुता। इसका मतलब यह होता है कि हमारा देश जो है वह संप्रभु देश है, यानी कि यह किसी अन्य देश के मतलब अंडर में काम नहीं कर रहा है ना। हमारा देश जो है स्वतंत्र है, किसी अन्य देश इस पर कोई भी आदेश नहीं दे सकता है कि आप अपने देश को इस तरह से चलाइए या वैसे कीजिए। तो संप्रभु का मतलब होता है स्वतंत्र, सर्वोच्च, है ना, इस पर किसी भी का अधिकार नहीं है। तो हमारा देश संप्रभु है, तो संप्रभुता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। ठीक है। तो एक हो गया एकता, दूसरा अखंडता, तीसरा संप्रभुता, चौथा सुरक्षा। इसके अलावा 2 बात और है। पहला,
लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश का उदाहरण है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी जरूरी है आपातकाल जब जरूरत पड़े तो लागू हो। इसके अलावा एक और चीज, संविधान की सुरक्षा। अगर किसी भी तरह से संविधान पर किसी मतलब अटैक हो रहा है, संविधान पर अतिक्रमण हो रहा है, तो उसके लिए भी आपातकाल लगाया जाता है। तो ये 6 बातें मैंने आपको बताया जिसके लिए आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल का यह सब उद्देश्य है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, आप सुने होंगे कि ज़्यादातर देश जो है उसमें एकात्मक और संघात्मक 2 तरह की व्यवस्थाएं होती है। एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था। और हमारा देश जो है उसमें संघात्मक व्यवस्था चलता है, जो कि आप पढ़े होंगे कि कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इस तरह से कनाडा का संविधान में संघात्मक व्यवस्था चलता है, उसी तरह की प्रोविजंस भारत के संविधान में भी है। भारत भी एक संघात्मक देश है। लेकिन आपातकाल जब लगता है तो हमारा देश संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हमारा देश जो है आपातकाल के दौरान एकात्मक से क्या, संघात्मक से क्या हो जाता है, एकात्मक। याद रखना है आपको। ऐसे सवाल पूछे कि हमारा देश संघात्मक है या एकात्मक है, तो आप बताएंगे संघात्मक है। लेकिन जैसे ही आपातकाल लागू होता है तब हमारा देश क्या हो जाता है, संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही शानदार बात कही। संविधान सभा में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ये कभी कभी पूछ सकता है अच्छे लेवल के एग्जाम में, कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के रूप में, संघवाद के कड़े स्वरूप में है, परंतु भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार संघात्मक एवं एकात्मक दोनों रूपों में हो सकता है। ये भीमराव अम्बेडकर का कथन है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका भी तो एक संघात्मक देश है, इसके अलावा बहुत सारा देश है अमेरिका जैसा जो संघात्मक देश का उदाहरण है, लेकिन वह जो है हमेशा संघात्मक रहता है, कभी एकात्मक नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार हमारा देश एकात्मक भी हो सकता है और संघात्मक भी हो सकता है। आपसे पूछेगा कि सामान्य परिस्थिति में कैसे रहता है, तो आप बताएंगे संघात्मक। और अगर यह पूछेगा कि आपातकाल के दौरान कैसे हो जाता है, तो आप क्या बताएंगे, एकात्मक। तो यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया। अब देखिए, आपातकाल जो है भारत के संविधान में जो भी आपातकाल है उसको आप 3 अनुच्छेद में पढ़ेंगे। पहला है 352, दूसरा 356 और तीसरा है 360। यहाँ मिस्टेक से 356 लिखा गया है, ये आपको याद रखना है 360 है। तो कौन कौन सा अनुच्छेद हो गया, 352, इसमें 4 ऐड कीजिएगा तो 356, फिर 4 ऐड कीजिएगा तो 360। तो ये 3 तरह का जो है आपातकाल भारत के संविधान में वर्णित है। तो 352 जो अनुच्छेद है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आपातकाल की घोषणा। इस संविधान में लिखा हुआ बात मैं बोल रहा हूँ, वैसे इसका चर्चित नाम है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहला कि भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 352 है, तो संविधान में कौन सा बात लिखा गया है, तो संविधान में याद रखना राष्ट्रीय आपात नहीं लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 352 में क्या लिखा हुआ है, आपातकाल की घोषणा। लेकिन यह चर्चित है, सवाल जो एग्जाम में आता है उस पर लिखा हुआ रहता है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। तो दोनों सवाल पूछ सकता है, आपातकाल की घोषणा ऐसे भी पूछ सकता है। और कभी कभी आदमी कन्फ्यूज हो जाता है, आप नहीं पढ़िएगा सब डिटेल से तो फंस जाइएगा, वहाँ पर पूछ देगा कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है, 352, 356, 360 इनमें सभी। तो आपको लगेगा कि आपातकाल की घोषणा की बात कर रहा है, तो 352 में भी आपात के विषय में है, 356 में भी है, 360 में भी है। तो आप इनमें सभी बना दीजिएगा और वहीं पे गड़बड़ा जाएगा मामला। आपको याद रखना है आपातकाल की घोषणा जो है वो अनुच्छेद 352 से रिलेटेड है और इसमें इसका जो चर्चित नाम है वो है राष्ट्रीय आपात। क्लियर हो गया। फिर अनुच्छेद 356 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 356 में जो संवैधानिक वर्ड है, संवैधानिक वाक्य है, वह है संवैधानिक तंत्र की विफलता। अनुच्छेद 352 जब आप भारतीय संविधान का पढ़िएगा, 356, तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है। वहाँ राष्ट्रपति शासन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका जो चर्चित नाम है वह राष्ट्रपति शासन है।
इसके अलावा इसको राज्य आपातकाल के नाम से भी जानते हैं या फिर संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 356 का 3-4 नाम हो गया। अगर पूछे कि संवैधानिक के नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? संवैधानिक तंत्र की विफलता। लेकिन ऐसे जो चर्चित नाम हैं जिसको हम लोग जानते हैं वो है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक आपातकाल। तो ये 356 हो गया। और 360 में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो ये हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में, ये आपातकाल कौन कौन प्रकार के है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 को, यानी कि राष्ट्रीय आपात के विषय में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल का उसका एक और वीडियो आएगा जिसमें उन दोनों टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि वो छोटा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको एक ही पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल का जो घोषणा होता है, उद्घोषणा होता है, उसके विषय में समझिए। पहला टॉपिक यही हो गया इसमें। तो देखिए, पहला सवाल तो आपसे पूछेगा कि इसकी घोषणा कौन करता है, तो आपको याद रखना है इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो क्या अपने मन से करते हैं? तो आपको मैंने पढ़ाया था कि राष्ट्रपति जो है वह नाम मात्र की शक्तियां धारण करता है, वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के पास। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति घोषणा करता है, लेकिन वह किसकी सिफारिश पर करता है, किसके परामर्श पर करता है? तो याद रखना है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। और यह बात आपको याद रखना है कि 44वां CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम। यह लिखा हुआ आपको बार बार आएगा। तो 44वां संविधान संशोधन यह हुआ था 1978 में। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। ये पहले नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद नहीं, ध्यान रखना है आपको। मंत्रिपरिषद जो होता है वो बड़ा टर्म है, आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। मंत्रिपरिषद का मतलब होता है, इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं, ठीक है। एक होते हैं केंद्रीय मंत्री, ठीक है, दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा एक होता है उप मंत्री, ठीक है। तो इन तीनों तरह के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद बोला जाता है। तो इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये केंद्रीय मंत्री ही हुआ मंत्रिमंडल, है ना। मतलब सिर्फ केंद्रीय मंत्री ही सिफारिश करेंगे, राज्य मंत्री और उप मंत्री की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो मंत्रिपरिषद नहीं बताना है, क्या बताना है? केंद्रीय मंत्री यानी कि मंत्रिमंडल, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ से बनता है कि आखिर 44वां संविधान संशोधन क्यों किया गया? कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, क्या पहले ऐसा बात नहीं था? तो बिल्कुल नहीं, पहले यह अस्पष्टता थी। तो आप सुने होंगे 1975 की इमरजेंसी, 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था, इंदिरा गांधी ने स्वयं जाकर राष्ट्रपति को कह दिया कि आप जो है इमरजेंसी की घोषणा कर दीजिए। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी ने जाकर कहा कि आप राष्ट्रपति को घोषणा कीजिए। और मंत्रिमंडल यानी उनका जो मंत्रिमंडल था, जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, किसी को पता नहीं था कि देश में इमरजेंसी लागू। रात में जाकर घोषणा हुआ और सुबह सुबह जो है रेडियो में, न्यूज़पेपर में सब आ गया कि देश में इमरजेंसी लग गई है। तो जो मंत्रिमंडल के लोग थे, मंत्रीगण जो थे, वो बहुत नाराज हो गए कि देश में इमरजेंसी लग गया और हमें पता भी नहीं चला। तो इसके लिए मतलब प्रधानमंत्री इसमें अपने शक्ति का दुरुपयोग ना करे, उनकी शक्ति को सीमित करने के लिए जो है 44वां संविधान संशोधन किया गया। और उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री अपना मन से नहीं जाकर कह देगा राष्ट्रपति को कि आप जो है राष्ट्रीय आपात लगाइए, ठीक है। इंदिरा गांधी ने ऐसा ही किया था, खुद गई और उस समय क्या, कौन थे राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली अहमद। उनको जाकर बोल दी कि आप राष्ट्रीय आपात की घोषणा कीजिए। तो उन्होंने घोषणा कर दिया और देश में आपातकाल भी लग गया। तो इसका दुरुपयोग किया उन्होंने अपनी शक्ति का, बहुत सारे लोग उससे नाराज हो गए। तो आप समझ गए कि किसकी सिफारिश पर करते हैं राष्ट्रपति? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते हैं। अब है कि कहाँ लगेगा राष्ट्रीय आपात? जो लगेगा क्या पूरे देश में लगेगा या देश के किसी खास हिस्से में भी लग सकता है? तो इसका जवाब है
कि पूरे भारत या किसी खास हिस्से में, पूरे भारत में भी लग सकता है और भारत के किसी खास हिस्से में भी, किसी राज्य में या राज्य के किसी खास जगह पर भी लग सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि लगेगा कहाँ। और ये 42वां संविधान संशोधन में यह बात किया गया, यह 1976 में हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन में यह कहा गया कि पूरे भारत में भी राष्ट्रीय आपात लग सकता है और भारत के किसी खास हिस्से में भी। कि बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है यह, आपको आराम से पढ़ना है और अभी 15-20 मिनट आप पढ़िएगा, आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, तथ्यों को भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, तब जाकर जो है आपको एग्जाम में कोई सवाल नहीं छूटेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आधार इसका दे रहा है कि इसका आधार क्या होगा। अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होनी है, उस घोषणा होनी है तो ये किन आधारों पर होगा, इसके कारण क्या होंगे। तो आधार पूछे या कारण पूछे, आप बताएंगे कि टोटल 3 कारण हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के कितने कारण हो सकते हैं? 3। पहला कारण है कि युद्ध। अगर भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा कर दे तो राष्ट्रीय आपात लागू हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही। हमारा देश बहुत मजबूत देश है, तो मान लीजिए कि पाकिस्तान से लड़ना हो, छोटा मोटा युद्ध हो, तो उसके लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा थोड़ी ना जरूरी है। जब मुसीबत में आ जाए देश, लगे कि अब जरूरत ही है ना, बड़ा युद्ध चल रहा हो, तो उस समय घोषणा हो सकती है। तो पहला आधार क्या हो गया? पहला आधार 3 आधार में से पहला आधार मैंने बताया आपको, युद्ध। दूसरा है बाह्य आक्रमण। दूसरा क्या है? बाह्य आक्रमण। जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर दिया, है ना। भारत तो किसी देश पर आक्रमण करता नहीं है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने कई बार आक्रमण किया, चीन ने आक्रमण किया। तो कोई दूसरा देश अगर भारत पर आक्रमण करे तो उस आधार पर भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। और तीसरा है एक सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो यही तीनों यहाँ पर लिखा हुआ है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और तीसरा क्या? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अब देखिए ये जो युद्ध और बाह्य आक्रमण है, इसको बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य आपातकाल और एक होता है आंतरिक आपातकाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि युद्ध होगा तो बाहर के का मामला हुआ, जैसे भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे, युद्ध हो जाए, तो पाकिस्तान तो देश के बाहर हुआ, तो इसको हम लोग बाह्य आपातकाल बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा देश हम पे आक्रमण कर दे तो ये भी बाह्य आक्रमण हुआ, क्योंकि दूसरा देश से मामला चल रहा है। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, कि बहुत सारे लोग जो है शस्त्र ले लिए, गोली ले लिए, बंदूक ले लिए और बम लेके कहीं पर आंदोलन कर दिए, मार रहे हैं लोगों को, तो हुआ सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह जो हुआ ये देश के अंदर ही होगा, देश की सीमा रेखा के अंदर ये सारी बातें होंगी। तो इस मामले में कहा गया कि ये जो हुआ आंतरिक आपातकाल हुआ, क्योंकि ये आंतरिक मामला है। तो युद्ध और बाह्य आपातकाल, युद्ध और बाह्य आक्रमण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य आपातकाल। जबकि सशस्त्र विद्रोह होगा तो इसको बोलेंगे आंतरिक आपातकाल। लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से लिखा हुआ है 44 CA, 44वां संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह शब्द दिया गया। इससे पहले जो था आंतरिक अशांति शब्द था भारतीय संविधान में। ठीक है, कि जब आंतरिक अशांति होगी उस समय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। लेकिन आंतरिक अशांति जो वर्ड था इसमें अस्पष्टता थी कि कब माना जाए कि आंतरिक अशांति है। इसमें सरकार पावरफुल होती थी आंतरिक अशांति के मामले में। जैसे इंदिरा गांधी ने जो घोषणा किया था 1975 का इमरजेंसी, 1975 का आपातकाल, उसमें आंतरिक अशांति को ही आधार बनाया था, है ना। उस समय जेपी आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ पर लोग ऐसा नहीं था कि मार रहे थे, लोगों को मार काट रहा था, सिर्फ आंदोलन कर रहे थे अहिंसक तरीके से, लेकिन उन्होंने लगा दिया, तो ये बहुत गलत था। तो इसी के लिए मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन किया उसमें लिखवा दिया कि नहीं, आंतरिक अशांति नहीं होगा। आंतरिक अशांति रहेगा जब तो कोई भी आंदोलन करेगा, छोटा सा भी आंदोलन, उसको कहा गया कि आंतरिक अशांति है, इसको बैन कर दो। जैसे कि किसान वाला मुद्दा आप सुने होंगे
कि बहुत सारे किसान जो है 1 साल से अधिक समय तक आंदोलन करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी को यह पावर नहीं था, उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनके पास यह पावर नहीं था कि वो राष्ट्रीय आपात लगा दे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी लोग शस्त्र लिए हुए नहीं थे। ठीक है, तो आंतरिक अशांति वर्ड आया, आप समझ गए थे। आंतरिक अशांति वर्ड को हटा दिया गया और उसकी जगह पर क्या लाया गया? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो आपसे पूछेगा पहले क्या था? तो आंतरिक अशांति। आंतरिक आपातकाल का आधार पहले क्या था? आंतरिक अशांति। और अभी क्या है? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह को किस संविधान संशोधन लाया गया? तो आपको क्या बताना है? 44वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नोट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आपात तीनों आधारों के संभावना पर भी लगाया जा सकता है। देखिए, अगर संभावना भी हो, सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना हो, लगे कि युद्ध होने की संभावना है ना, तो संभावना अगर है तो भी ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। तो आपने इसमें घोषणा के विषय में समझ लिया। मैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ। आप बोलिए कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या घोषणा कौन करता है? तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति। दूसरा, किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है? तो इसका जवाब होगा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। तीसरा, कि क्या मंत्रिमंडल का सिफारिश भारतीय संविधान में था या संविधान संशोधन करके लाया गया? तो जवाब होगा संविधान संशोधन करके। कौन सा संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन। फिर तीसरा, कि राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लागू होगा या देश के किसी खास हिस्से में भी? तो जवाब है कि पूरे देश में भी लागू हो सकता है और किसी खास हिस्से में भी लागू हो सकता है। तो यह बात किस संविधान संशोधन से लिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह बात को ऐड किया गया। कौन सा बात? कि किसी खास हिस्से वाला, पूरे देश में तो था ही पहले से, किसी खास हिस्से में भी राष्ट्रीय आपात लागू हो सकता है, यह बात 42वां संविधान संशोधन में किया गया। उसके बाद हमने 3 आधार देखा। पहला आधार क्या? युद्ध। दूसरा, बाह्य आक्रमण। और तीसरा, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 44वां द्वारा। और इससे पहले क्या था? आंतरिक अशांति। तो ये सब बात आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय आपात की न्यायिक समीक्षा। बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो जाए तो क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो इसके संबंध में यहाँ पर 2-3 बातें हैं। इसमें आपको 38वां संविधान संशोधन पढ़ना होगा, फिर 44वां संविधान संशोधन पढ़ना होगा और एक मिनर्वा मिल्स का जो केस है ये पढ़ना होगा। तो पहले हम लोग 38वां संविधान संशोधन को देखते हैं। तो देखिए, 38वां संविधान संशोधन में बहुत सारी बातें थे, जिसमें कि 2 बातें आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, कि राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा उपराज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। ये 38वां संविधान संशोधन में हुआ था, ये 1975 में हुआ था। आपको याद रखना है, 38वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने यह संशोधन किया था। तो इसमें लिखा हुआ था कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई और उस दौरान राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश का मतलब यह होता है कि अगर सदन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति कोई आदेश जारी करेंगे और वह कानून बन जाएगा। इसके लिए इस कानून को सदन में जरूरत नहीं है पारित कराने की, इसी को अध्यादेश बोलते हैं। तो ये 3 लोग हैं भारतीय संविधान में जो अध्यादेश जारी करते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति केंद्र में, राज्य में राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल। ठीक है, तो कहा गया कि अगर 38वां संविधान संशोधन कहता है कि अगर ये तीनों अध्यादेश जारी करते हैं तो इसकी न्यायिक समीक्षा होगी नहीं, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये तो बड़ा गलत मामला था। तो इसको फिर 44वां संविधान संशोधन में खत्म किया गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि अनुच्छेद क्या क्या है। तो आप जानते होंगे 123 अनुच्छेद जो है, इसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, यह शक्ति दी गई है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 देता है। 123 और 213 याद करना आसान है, 1-2 को आपस में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा? 213। तो ये राष्ट्रपति वाला अध्यादेश और ये राज्यपाल वाला। और उपराज्यपाल को आप क्या रखना है? 239 का ख, अनुच्छेद 239 का ख जो है उपराज्यपाल को यह अधिकार देता है
कि वह केंद्र शासित प्रदेश में अध्यादेश का घोषणा कर सकता है। तो ये तीनों अनुच्छेद यहाँ से आप लोगों को सीख लेना है। और आपने अभी देखा कि इसमें न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल किसी अध्यादेश की घोषणा करते हैं तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। फिर दूसरा पॉइंट लिखा गया कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने मतलब अपनी शक्ति का बहुत दुरुपयोग किया। इन्होंने क्या लिखवा दिया कि अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो, है ना, राष्ट्रीय आपात लागू हो गया तो भी आप इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं कि यह सही है या गलत है। तो नेशनल इमरजेंसी को भी उन्होंने न्यायिक समीक्षा से बाहर करवा दिया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें राष्ट्रीय आपात का जो घोषणा था उसको न्यायिक समीक्षा के अंदर रखा गया, है ना। मोरारजी देसाई की सरकार ने बहुत अच्छा मतलब नियम बनाया। इसमें इन्होंने सरकार के पावर को कम किया और न्यायपालिका के पावर को बढ़ावा दिया और लोगों के पावर को बढ़ावा दिया। तो न्यायिक समीक्षा को 44वां संविधान संशोधन रखा गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा का न्यायिक समीक्षा हो सकता है तो आप क्या बताएंगे? हो सकता है। ये बात कौन सा संविधान संशोधन कहता है? 44वां संविधान संशोधन। 38वां में क्या प्रावधान था कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, ठीक है। और एक मिनर्वा मिल्स केस भी है। तो मिनर्वा मिल्स केस जो हुआ था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है, अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है ना, कोई सरकार अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है तो आप एकदम कोर्ट आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी वर्तमान स्थिति मैंने बता दिया, 44वां संविधान संशोधन और मिनर्वा मिल्स मामला ये दोनों कहता है कि राष्ट्रीय आपात की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आगे है राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन। घोषणा राष्ट्रपति कर दिए तो क्या वो लगा रहेगा? लगातार नहीं, वो 30 दिन तक ही वैलिड रहता है। 30 दिन से अधिक अगर देश में आपात का लगाना है तो इसके लिए संसद अनुमोदन करे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि घोषणा के 30 दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण है। कहता है कि घोषणा हुआ, जैसे आज राष्ट्रपति ने मान लीजिए कि घोषणा किया तो 30 दिन के अंदर ही संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित करेंगे, साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत से पारित करेंगे, तब जाकर जो है वह फिर आगे एक्सटेंड होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ एक नोट लिखा हुआ है कि विशेष बहुमत एवं अनुमोदन 30 दिनों के भीतर 44वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, ठीक है। ये दो बातें हैं। विशेष बहुमत पहले जो था वो साधारण बहुमत से ये बात हो जाता था, ठीक है। अगर साधारण बहुमत है और लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से पारित कर दे कि राष्ट्रीय आपात को एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए तो हो सकता है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया? नहीं, अब आपको साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा, विशेष बहुमत लाना पड़ेगा। दूसरा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि 30 दिनों के अंदर विशेष बहुमत लाना होगा, लेकिन पहले जो था वो 30 दिन नहीं था, वो 60 दिन था, यानी कि 2 महीने था। तो पहले जो था मतलब 44वां संविधान संशोधन से पहले वो 2 महीने की समय सीमा थी। अब कितना है वर्तमान स्थिति? 1 महीना। और ये 1 महीना वाला प्रावधान किस संविधान संशोधन लाया गया? 44वां। तो दो बात हम लोग पढ़े। पहला कि 30 दिनों के भीतर विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। कहाँ पारित होना चाहिए? तो संसद के दोनों सदन में, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में। इतना क्लियर है। फिर ये 30 दिन वाला प्रावधान भी किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। पहले क्या था? 2 महीना था, 60 दिन था। तो आगे देखिए दूसरा पॉइंट, यदि लोकसभा विघटित है, बड़ा अच्छा सवाल होगा यहाँ से कि मान लीजिए कि लोकसभा विघटित है, सरकार जो है अभी सरकार गिर चुकी है, किसी वजह से सरकार अभी काम नहीं कर रही है, लोकसभा अगर विघटित है तो इसको राज्यसभा पारित करेगा। कौन पारित करेगा? राज्यसभा। कैसे? वैसे ही विशेष बहुमत से ही। कोई लोगों को मन में चलता होगा कि सर अगर राज्यसभा भी विघटित हो तो अगर आपके मन में चल रहा है तो बहुत गलत चल रहा है, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन कभी हो ही नहीं सकता। तो लोकसभा विघटित रहेगी तो कौन पारित करेगा? राज्यसभा करेगा। वही विशेष बहुमत से 30 दिनों के अंदर ही करना होगा। फिर नवगठित लोकसभा, यानी कि जब फिर लोकसभा का गठन होगा तो 30 दिन के अंदर फिर उसको वही विशेष बहुमत से इसको पारित करना पड़ेगा।
तो आप समझ गए होंगे इतना। आगे है कि एक बार पारित हो जाने के बाद 6 माह पर पुनः पारित करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यह बात भी 44वां संविधान संशोधन में लिखा गया। 44वां संविधान संशोधन, इसमें बहुत सारा बात है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल जो होगा वह मतलब अगर अनुमोदन हो गया संसद में तो वह 6 महीने तक वैलिड रहेगा। 6 महीने के बाद पुनः लोकसभा राज्यसभा इसको पारित करेगा और फिर 6 महीना बढ़ सकता है। 6 महीने लगातार बढ़ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों सदन को क्या करना होगा, विशेष बहुमत से पारित करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे है कि विशेष बहुमत क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, साधारण बहुमत जो होता है उसमें कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों का मतलब जो है लिखित रूप से उसको देना होता है, तो उसको बोलते हैं साधारण बहुमत। और विशेष बहुमत जो होता है इसमें 2 कंडीशन है। पहला, कि सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक, है ना, कि सदन के कुल सदस्य हैं, है ना, उसमें 50% से अधिक लोग पारित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर 500 लोग सदन में हैं तो कम से कम 251 लोगों को पारित करना होगा। 50% 250 होगा, उससे अधिक तो कम से कम 251, इससे ज़्यादा तो हो ही सकता है। तो 50% से अधिक लोग पारित करेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, है ना, कि सदन में जो उपस्थित लोग हैं उपस्थिति कम से कम कितनी होनी चाहिए, 50% से अधिक। 50% से अधिक उसका सपोर्ट करते हैं कि हम इसको पारित करते हैं। दूसरा कि मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उपस्थित और मतदान करने वाले उसके 2/3, दोनों बात याद रखना है, 50% से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। तो यही हुआ विशेष बहुमत। तो ये हमने देखा कि राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन, इसमें 2-4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। कौन पारित करेगा, लोकसभा और राज्यसभा। और कैसे बहुमत से, विशेष बहुमत से या साधारण बहुमत से, तो जवाब होगा विशेष बहुमत से। पहले क्या था, साधारण बहुमत। पहले 30 दिन था या 60 दिन, तो पहले था 60 दिन। किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था बदला गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर लोकसभा विघटित है तो कौन करेगा, तो राज्यसभा करेगी, ठीक है। और फिर लोकसभा जब गठित होगी तो 30 दिन के अंदर ही विशेष बहुमत से उसको पारित करेगी, ठीक है। उसके बाद एक बार पारित हो गया तो कितना दिन तक बढ़ सकता है, 6 महीना के लिए, हर 6 महीना पर पारित करना होगा। और उसके बाद एक पॉइंट और कि विशेष बहुमत का मतलब होता है कि 50% से अधिक लोग पारित करेंगे और जो मतदान कर सकते हैं, उपस्थित हैं, उसके 2/3 लोगों का भी हस्ताक्षर होना चाहिए, वो भी इसको पारित करेंगे, तब जाकर विशेष बहुमत से पारित होगा। अब है समाप्ति। ये तो हमने देखा कि राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन लगेगा कैसे। अगर राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, इस पर अब बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, उसके लिए बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत आसान है। राष्ट्रीय आपात की अगर समाप्ति करनी है तो सीधा सीधी बात है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर घोषणा करके राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकता है। जैसे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर घोषणा कर सकते हैं, उसी तरह से मंत्रिमंडल की सिफारिश पर क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की घोषणा कौन करता है, तो बताएंगे राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, ठीक है। और इसमें याद रखना है कि इसमें अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, संसद के दोनों सदन इसमें अनुमोदन नहीं करेंगे, सीधे मंत्रिमंडल कहेगा कि आप घोषणा कर दीजिए, तो यहाँ पर घोषणा हो जाएगा। आगे है कि लोकसभा यदि साधारण बहुमत से वापसी का संकल्प पारित कर दे और इसकी लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष जब सत्र चल रहा हो अथवा राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो देता है, तब लोकसभा अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति इस पर विचार करने के लिए 14 दिनों के अंदर विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि यदि लोकसभा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि हमें क्या करना है, राष्ट्रीय आपात को समाप्त करना है। एक तरीका तो मैंने बताया कि मंत्रिमंडल परामर्श देगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको समाप्त कर देंगे। ये बड़ा आसान है। दूसरा, अगर लोकसभा साधारण बहुमत से, यहाँ विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा, अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत और समाप्ति के लिए साधारण बहुमत। तो अगर
लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देगा और इसकी लिखित सूचना किसको देगा। ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि समाप्ति के लिए लिखित सूचना किसको दी जाएगी। तो यदि लोकसभा का सत्र चल रहा है, लोकसभा विघटित नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लेकिन अगर लोकसभा विघटित है तब वह इसकी सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो साधारण बहुमत से लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा या फिर राष्ट्रपति को दिया जाएगा। अब सूचना दे दी गई, तो अगर लोकसभा अध्यक्ष को दी गई है सूचना, तो लोकसभा के अध्यक्ष 14 दिन के अंदर एक विशेष बैठक बुलाएंगे। और यदि राष्ट्रपति को सूचना दी गई है तो ऑब्वियस बात है कि राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर बैठक बुलाएंगे। ठीक है, तो आपको ये 14 दिन लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, ये सब वर्ड को ध्यान रखना है, ये सब समाप्ति के लिए है। तो इस तरह से जो है ये राष्ट्रीय आपात की समाप्ति हो सकती है। साधारण बहुमत मैंने बता दिया कि कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए, विशेष बहुमत में 2/3 और साधारण बहुमत में 1/10। तो ये हो हमने देखा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन, फिर हमने देख लिया राष्ट्रीय आपात की समाप्ति। आगे बढ़ते हैं। अब है कि राष्ट्रीय आपात कब कब लागू हुआ, लगा कब कब। तो देखिए, पहला बार लगा था 1962 में, 3 बार अभी तक लगा है। पहला बार कब, 1962 में, दूसरा बार 1971 में और तीसरा बार 1975 में। अब इसको हम लोग अंतर करके देख लेते हैं। देखिए, पहला है तो इसको डेट के साथ याद रखिएगा। इसकी घोषणा जो हुई थी वो 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। ठीक है, इसकी समाप्ति की घोषणा कब हुई, तो 10 जनवरी 1968 को। ठीक है, तो ये घोषणा वाला पूछेगा आपसे, ये घोषणा कब हुई थी, तो 26 अक्टूबर 1962 को, और इसकी समाप्ति कब हुई थी, तो 10 जनवरी 1968 को। यानी कि यह आपातकाल 6 साल तक चला। अब सवाल है कि इसका आधार क्या है। तो इसका आधार था बाह्य आक्रमण। ठीक है, चीन जो है युद्ध हो गया था, भारत का चीन से युद्ध हो गया था, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। आप अरुणाचल प्रदेश का नाम सुने होंगे, पहले इसका नाम था नेफा। ठीक है, तो इसी नेफा पर आक्रमण कर दिया था चीन। तो ये बाह्य आक्रमण हुआ। तो बाह्य आक्रमण के आधार पर पहली बार जो है क्या लगा, 1962 का आपातकाल लगा। उस समय प्राइम मिनिस्टर पूछेगा तो बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पूछा कि घोषणा किसने किया था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसकी घोषणा किया था। ठीक है, ये हो गया 1962 का आपातकाल। यहाँ ध्यान रखना है कि 1962 का आपातकाल 1968 में समाप्त हुआ। इसी बीच 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चूंकि आपातकाल चल ही रहा था इसलिए फिर से दोबारा घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उस समय भी देश में इमरजेंसी है। मैंने क्या बताया कि 1962 में शुरू हुआ है और 1968 में समाप्त हुआ है, बीच में 65 आता है। तो दोबारा घोषणा क्यों नहीं करना, क्योंकि बाह्य आपातकाल के आधार पर चल रहा था। ठीक है, तो इसको अलग से घोषणा नहीं करनी पड़ी, इसलिए दोनों युद्ध हो सकता है। कारण जो है, एक भारत चीन युद्ध भी हो सकता है और दूसरा मतलब चलते रहने के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध भी आ जाएगा। तो ये यहाँ हो गए। अब हम लोग 1971 के आपातकाल की बात करते हैं। तो इसकी घोषणा 1971 में होती है और समाप्ति होती है 1977 में। यानी ये भी कितना साल चला, 6 साल चला। 71, 6, 77। ये 1962 से 68, 71 से 77। इसका आधार क्या था, तो इसका आधार भी था बाह्य आक्रमण। और युद्ध किससे हुआ था, तो भारत का युद्ध पाकिस्तान से हुआ था। तो भारत पाक युद्ध के कारण ये लगा था। उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और राष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी। तो ये सब फैक्चुअल बात है, आपको याद रखना है। फिर अब बात करते हैं 1975 के आपातकाल की। यह बहुत विवादित है ना। अभी मैंने जो आपको बताया 44वां संविधान संशोधन, तो ये 44वां संविधान संशोधन यही इंदिरा गांधी जी ने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया था, इसके लिए यह बहुत ज़्यादा विवादित है। तो 1975 के आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई, इसकी समाप्ति 1970 में हुई। आपको याद रखना है 1971 का आपातकाल और 1975 का आपातकाल दोनों की समाप्ति कब हुई, 1970 में। अब आपके मन में एक सवाल चल सकता है कि जब ये आपातकाल चल ही रहा था तो फिर एक अलग से घोषणा क्यों करनी पड़ी। तो इसका कारण यह है कि आधार अलग था। इसका आधार था बाह्य आक्रमण, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये बाह्य आक्रमण के आधार पर चल रहा था। और ये जो है ये मामला क्या था, आंतरिक अशांति का। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने आंदोलन किया था। भारत के बहुत ही प्रसिद्ध नेता है जयप्रकाश नारायण। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। तो उन्होंने आंदोलन किया था 1975 में। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ कहानी है, सुन लीजिए 2 मिनट।
मतलब ये था मामला क्या कि जेपी जो थे जयप्रकाश नारायण, ये आंदोलन कर रहे थे और इसी आंदोलन में आप लोग लालू यादव का नाम सुने होंगे। बहुत ही एक प्रचलित मतलब कहानी है कि लालू यादव जो है इसी आंदोलन में भी हिस्सा ले रहे थे। ये पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के महासचिव थे, कौन? लालू यादव। और जेपी आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया जेपी पर, जयप्रकाश नारायण पर, तो लालू यादव इनको ऊपर से आ गए और सारा लाठी खुद के ऊपर सह लिया। फिर इन लोगों को जेल हुआ, तो बाद में जो है जेपी ने लालू यादव को एक मतलब अच्छा नेता का पोस्ट दे दिया, ठीक है। और जनता पार्टी आप सुने होंगे, जेपी जनता पार्टी की फिर सरकार बनी थी। तो ये जो जनता पार्टी था, है ना, वही जनता पार्टी अभी लालू यादव की पार्टी बन चुकी है, राष्ट्रीय जनता दल, है ना। तो यही जनता पार्टी से ही बना है और नीतीश कुमार के पार्टी का विघटन भी इसी से हुआ है ना, जनता दल यूनाइटेड। दोनों में जनता दल लगा हुआ है, जनता दल यूनाइटेड। तो इस तरह से लालू यादव की एंट्री जो है भारत के मतलब पॉलिटिक्स में हुई थी, बिहार से भारत के पॉलिटिक्स में आ गए थे। तो ये हम लोग देखते हैं 1975 के आपातकाल को। तो इसका आधार क्या है? आंतरिक अशांति, है ना। इस समय 44वां संविधान नहीं हुआ है, सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं है, ये क्या है? आंतरिक अशांति। आंदोलन इसमें हुआ था जेपी आंदोलन, ये मुख्य रूप से यही है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मुख्य रूप से था जेपी आंदोलन। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है और इसमें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये सब फैक्चुअल सवाल है जो आपसे पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राष्ट्रीय आपात का मूल अधिकारों पर प्रभाव क्या पड़ता है। यहाँ दो अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 358 और 359, ठीक है। कि राष्ट्रीय आपात जब लागू होगा तो मूल अधिकारों पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। पहला अनुच्छेद 358 और 359, ये दोनों को अंतर करके पढ़ लीजिए। देखिए अनुच्छेद 358 कहता है, हम लोग क्या पढ़े? मूल अधिकारों पर प्रभाव, कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो क्या मूल अधिकार जो हम लोग को संविधान दिया है वो पहले की तरह ही चलेगा या इसमें कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 358 कहता है कि इसका आधार केवल बाह्य आपात होना चाहिए, है ना। अनुच्छेद 358 कहता है कि केवल बाह्य आपातकाल के आधार पर जो है मूल अधिकार सस्पेंड होंगे और ये भी 44वां संविधान द्वारा किया गया, ठीक है। और इसकी अवधि जो है संपूर्ण आपातकालीन अवधि है कि जब तक आपातकाल लागू रहेगा अनुच्छेद 358 के हिसाब से जो भी मूल अधिकार होंगे आपको सस्पेंड होंगे, ठीक है। और इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत है कि अनुच्छेद 358 के तहत पूरे भारत के मौलिक अधिकार सस्पेंड रहेंगे और इसमें एक ही अनुच्छेद के मौलिक अधिकार सस्पेंड होते, याद रखना है, वह अनुच्छेद 19, ठीक है। अनुच्छेद 358 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केवल एक ही अनुच्छेद को सस्पेंड करता है, वो अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 19। आप अनुच्छेद 19 पढ़े होंगे कि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के A, B, C, D, E और G, F तो हटा दिया गया है अभी। तो ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में किसी जगह आने जाने की स्वतंत्रता, वहाँ बस जाने की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता, ये सब अनुच्छेद 19 में है। तो ये सब जो है सस्पेंड हो जाता है जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है, तो ऑटोमेटिक सब सस्पेंड, यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, ठीक है। बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता आपको नहीं रहेगी, संघ बनाने की स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सब स्वतंत्रता जो है वो सस्पेंड हो जाती है, निलंबित हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 का निलंबन स्वतः होता है। स्वतः होने का मतलब है कि राष्ट्रपति कहते नहीं है, है ना। अगर राष्ट्रीय आपात लगा मतलब अनुच्छेद 358 प्रभावी और अनुच्छेद 19 का जो है जो भी स्वतंत्रता है सब सस्पेंड, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 358। 359 में देखिए कि इसका आधार, यहाँ देखिए यहाँ केवल बाह्य आपात था, यहाँ बाह्य और आंतरिक दोनों आपात के आधार पर जो है अनुच्छेद 359 आपके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करेगा। इसकी अवधि राष्ट्रपति द्वारा उल्लेखित अवधि होगी, है ना। मतलब ये जो अनुच्छेद 358 है कहता है कि राष्ट्रपति इसकी अवधि की घोषणा नहीं करेंगे, जब तक आपातकाल लागू रहेगा तब तक मौलिक अधिकार आपको सस्पेंड रहेगा, अनुच्छेद 19 सस्पेंड रहेगा। लेकिन इसमें कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा उल्लेखित अवधि, राष्ट्रपति जितने टाइम के लिए लगाएंगे, 2 साल कहेंगे, 1 साल कहेंगे, उतने ही समय तक जो है अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकार प्रतिबंधित रहेंगे। इसका क्षेत्र क्या होगा? तो इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत अथवा किसी भाग विशेष में, है ना। ये
मतलब पूरे देश में भी हो सकता है और किसी खास भाग में भी जो है ये मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। जबकि इधर क्या था, ये पूरे भारत में है ना, जबकि ये है किसी विशेष भाग में। आगे है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकार। इसमें सिर्फ अनुच्छेद 19 निलंबित होता था और इसमें 20 और 21 को छोड़कर जो और मौलिक अधिकार बच गया, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तो इधर निलंबित हो रहा है, फिर 20, 21 नहीं होगा, ठीक है। यानी अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 19, 20, 21 तीन अनुच्छेद को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार के अनुच्छेद है सबको सस्पेंड करता है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त शेष फंडामेंटल राइट का निलंबन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, है ना। यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि अनुच्छेद 19 को छोड़कर अनुच्छेद 19, 20, 21 को छोड़कर सब अपने आप हो ही जाएगा। यहाँ राष्ट्रपति कहेंगे कि हम अनुच्छेद 15 को सस्पेंड करते हैं, अनुच्छेद 17 को सस्पेंड करते हैं। जो जो अनुच्छेद को सस्पेंड करेंगे वही अनुच्छेद सस्पेंड होगा। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, अगर वो चाहे तो सबको भी कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन छोड़ के, 20, 21 को छोड़ के 19 तो खुद से सस्पेंड रहता है। तो राष्ट्रपति आदेश निकालकर किसी खास या सभी अनुच्छेद को निलंबित कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। तो आपको ध्यान में रखना है, सवाल पूछेगा आपसे यहाँ कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा अनुच्छेद सस्पेंड नहीं होता है, तो 2, 20 और 21। 19 होता है, ऑटोमेटिक होता है या, है ना, और ये पूरे राष्ट्रीय आपातकाल की जो संपूर्ण अवधि होगी वहां तक निलंबित होगा, जबकि बाकी जो होगा वो राष्ट्रपति की घोषणा था। 2 साल तो 2 साल, 4 साल तो 4 साल, 1 साल तो 1 साल, ठीक। आगे है कि राष्ट्रीय आपात समाप्ति होते ही अनुच्छेद 13 प्रभावी होता है ना। जैसे ही राष्ट्रीय आपात समाप्त होगा अनुच्छेद 13 प्रभावी हो जाएगा। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों के निलंबन समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों का जो अतिक्रमण अगर कोई अनुच्छेद करता है, कोई मतलब परिस्थिति करती है, तो उसको फिर समाप्ति। तो राष्ट्रीय आपात जब समाप्त होगा तो अनुच्छेद 13 प्रभावी होगा। तो जो जो मूल अधिकार सस्पेंड था वो फिर से मतलब लोगों को मिल जाएगी। तो मूल अधिकारों के निलंबन को यह समाप्त करता है। हमने बात किया था अनुच्छेद 20 और 21 की। तो 20 और 21 सस्पेंड कभी भी नहीं होता है। तो ये अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है इसको समझिए। तो अनुच्छेद 20 कहता है कि एक अपराध के लिए 1 बार सजा। किसी भी व्यक्ति को अगर 1 बार अपराध किया है तो 1 ही बार सजा मिलेगी। अब सोचिए अगर अनुच्छेद 20 को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा तो किसी भी व्यक्ति को 1 बार ही गलती किया है उसको 10 बार सजा दे दिया जाएगा तो बड़ा गलत हो जाएगा उसके साथ। तो इसके लिए बात लाया गया कि 1 अपराध के लिए 1 ही बार सजा मिलेगी। दूसरा, अपराध के समय जो कानून है उसी आधार पर सजा। अपराध अगर आपने मान लीजिए कि अभी किया है तो अभी का जो कानून कहता है उसी के आधार पर आपको सजा मिलेगी, है ना। तो ये भी सस्पेंड हो जाए, मान लीजिए अनुच्छेद 20 सस्पेंड हो जाए तब तो कहा जाएगा कि आप मान लीजिए एक छोटा सा गलती भी किए हैं और आपको किसी नेता से नहीं बन रहा है तो ऐसा कर सकते हैं कि सब मतलब कहें कि चलो इसको जो है वो नया कानून बनाते हैं कि जो है मारपीट किया था उसे दूझापट मारा था, इसको जो है हम फांसी की सजा दिलवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अपराध के समय जो कानून है उसी के आधार पर जो है सजा मिलती है। और तीसरा अनुच्छेद 20 में क्या है कि स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये तीनों बात अनुच्छेद 20 में है और ये तीनों बात कभी भी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं हो सकती, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना, कि आपको जिंदा रहने का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 कहता है कि आप अपनी प्राण की रक्षा कीजिए, है ना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि सरकार कहे कि आप अपना प्राण दे दीजिए, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि आप अपना प्राण दे दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दैहिक मतलब बॉडी, है ना, बॉडी को सेफ रखना है, स्वतंत्र रखना है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, ये भी कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। अब ये मूल अधिकार पर प्रभाव हमने देखा। आगे है कि विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। विधायिका मतलब जो कानून बनाने की शक्ति संसद को है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि राज्यों के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति निलंबित हो जाती है। राज्य विधानमंडल जो होते हैं उनके पास जो विधि बनाने की शक्ति है उसको राष्ट्रीय आपात के दौरान समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखना है कि राज्य सरकार निलंबित नहीं होती, अपितु केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। विधानमंडल काम नहीं करेगा, लेकिन जो राज्य सरकार है वो सक्रिय नहीं रहेगी, मतलब वो रहेगी अस्तित्व में, लेकिन वो काम खुद से नहीं करेगी, वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगी।
जैसे मान के चलिए अभी वर्तमान स्थिति में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। मान लीजिए अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो जाए और किसी राज्य में, तो किसी राज्य का जो विधि बनाने की शक्ति वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी और वहाँ का सरकार समाप्त नहीं होगा। वो काम करेगा किसके आधार पर? केंद्र सरकार जैसा जैसा निर्देश देगी उसी तरह से वह काम करेगा। तो याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, वो भंग नहीं होता है, विधानमंडल भंग नहीं होता है। ठीक, आगे है कि संसद अब राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकेगा। आप पढ़े होंगे, इस संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार। कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। ऐसा कानून आपातकाल समाप्ति के 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। मान लीजिए कि आपातकाल समाप्त हो गया, ठीक है, तो जो भी केंद्र सरकार राज्य के लिए कानून आई है वह 6 महीने तक ही वैलिड रहेगी। उसके बाद फिर से जो है राज्य सरकार अपने हिसाब से चलाएगी, वहाँ केंद्र सरकार का कानून खत्म हो जाएगा। फिर है कि यदि राष्ट्रीय आपात, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात किसी राज्य विशेष में लगा है, देश के किसी खास हिस्से में लगा है, तो क्या पूरे राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति खत्म हो जाएगी? तो हाँ, इसमें जो है आप फंसिएगा, है ना। आपको लगेगा कि किसी राज्य में जब लगा है राष्ट्रीय आपात तो उसी का विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति खत्म होगी, तो ऐसा नहीं है। किसी कहीं भी लगे, है ना, एक पूरा इंडिया के किसी खास हिस्से पर लग जाए, लेकिन विधायिका की जो शक्ति है वो पूरे भारत की बंद होगी, है ना। विधायिका की शक्ति, कानून बनाने की जो शक्ति है वो पूरे भारत की होगी। अगर यूपी में मान लीजिए कि लग गया राष्ट्रीय आपात तो पूरे जितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस सबके विधायिका की शक्ति जो है वहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब है कि लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव, इसके कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? याद रखना है, कार्यकाल 1-1 वर्ष करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है 1-1 वर्ष करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। आगे है कि आपातकाल समाप्ति के बाद यह अधिकतम 6 महीने तक लागू होगा। आपातकाल अगर समाप्त हो गया तो अधिकतम 6 महीने तक ही यह लागू होगा। क्या? वही 1-1 साल जो बढ़ाने वाला है, जैसे मान लीजिए कि 1 साल बढ़ गया और आपातकाल समाप्त हो गया तो 6 महीने तक ही है, 6 महीना के अंदर चुनाव करा लेना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है कि 1975 में जब आपातकाल लगा था तो लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष करके कब तक बढ़ाया गया था? 1970 तक। 1975 में ही वो खत्म हो रहा था, लेकिन उसको बढ़ाकर 1970 तक ले जाया गया था। तो ये आप समझ गए लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। और 2 प्रभाव और है इसमें है कि राष्ट्रीय आपात का वित्तीय प्रभाव, तो ये अनुच्छेद 254 है। अनुच्छेद 254 जो है वित्तीय प्रभाव की चर्चा करता है। तो इसमें कहता है कि राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व के वितरण को परिवर्तित कर सकता है। समझिए, राजस्व यानी कि टैक्स का जो पैसा आता है, आप सभी जानते हैं कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बंटवारा होता है। तो जैसे मान के चलिए कि 100 रुपये हैं और राज्य को 60 मिल रहे हैं और केंद्र 40 रखता है, अगर राष्ट्रीय आपात लगेगा तो ये जो है 60 को कम कर सकता है राष्ट्रपति, 30 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 9 भी दे सकता है। तो ये जो है राजस्व के वितरण को परिवर्तित राष्ट्रपति कर सकता है। ऐसे निर्णय सदन से पारित कराने होंगे। ये जो निर्णय होंगे कि कितना कम करना होगा, इसको सदन से पारित करना होगा। और ध्यान रखना है कि जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो यहाँ 6 महीने की बात नहीं है, यह पूरे वित्तीय वर्ष तक लागू रहेगा, है ना। वित्तीय वर्ष आप जानते होंगे कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक रहता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, तो अगर राजस्व का बंटवारा मान लीजिए कम कर दिया गया तो वो प्रभाव कब तक रहेगा? पूरे वित्तीय वर्ष तक। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने का नहीं है सिस्टम, पूरे वित्तीय वर्ष। जैसे मान के चलिए कि अगस्त में राष्ट्रीय आपात लगा, ठीक है, कब लगा? अगस्त में। तो ये राजस्व का बंटवारा अगर कम किया गया है तो कब तक प्रभावी रहेगा? 31 मार्च तक रहेगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये वित्तीय वर्ष तक लागू रहता है। अब राष्ट्रीय आपात का कार्यपालिका पर प्रभाव, तो इसमें जाहिर सी बात है, शुरू में ही हम लोगों ने चर्चा किया है कि कार्यपालिका अधिक पावरफुल हो जाती है ना, और राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है को अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करें।
यानी पूरा राज्य जो है वो किसके अंदर आ जाता है, केंद्र के अंदर आ जाता है। तो कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली होगी और राज्य की कार्यपालिका उसी हिसाब से काम करेगी जिस हिसाब से संघ की कार्यपालिका उसको आदेश देगा। ये हम लोगों ने देखा, पूरा हमने अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात को डिटेल में देखा, है ना। बड़ा सा लेक्चर था लेकिन बहुत सारे बातों को सीखने को मिलेगा। आप छोटे लेवल से लेकर किसी भी बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ। उसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।